Hello everyone, I am CA Kamlesh Bhatt and this video is specifically meant for final CA AFM subject. आइए स्टार्ट करते हैं. As we all know, AFM में for this May exam एक न्यू चैप्टर ऐड किया गया है, एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन. इस चैप्टर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सम्स हैं और मैं ट्राई करूंगा कि हर टाइप को एक एक लेक्चर में रिकॉर्ड करूं और यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा. लेट्स स्टार्ट. देखिए, फर्स्ट टाइप से स्टार्ट करता हूं आज. फर्स्ट टाइप जो है वो एक नॉर्मल कैपिटल बजटिंग का सम है उसमें, और इसमें मेन है इन्फ्लेशन कैटेगरी. इन्फ्लेशन टाइप सम्स है और इसमें ये 5 सम्स कवर्ड है. इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड 2 एंड PQ 17, 18, 19. इन टोटल 5 सम्स है जो ये कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे. नाउ आई स्टार्ट विद द चैप्टर. सी व्हेन यू से कैपिटल बजटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल बजटिंग? ये कैपिटल बजटिंग होता क्या है? कैपिटल बजटिंग बेसिकली मींस कैपिटल बजटिंग बेसिकली मींस हमें अगर न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, न्यू मशीन खरीदना है, तो उसका एनालिसिस, उसमें कितने इनफ्लोज होंगे, कितने आउटफ्लोज होंगे, हम उसे एडवांस में ही प्रिडिक्ट करते हैं और फिर अकॉर्डिंगली हम उसके इनफ्लोज नेट प्रॉफिट फाइंड करते हैं या नेट NPV हम बोलते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे. तो बेसिकली कैपिटल बजटिंग में क्या होगा कि हमें डिसाइड करना है कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, मशीन को परचेज करना है कि नहीं करना है. बेसिकली ऑल लॉन्ग टर्म डिसीजंस आर टेकन. फाइन. कैपिटल बजटिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारा पीवी फैक्टर. हम सब ने पीवी फैक्टर इंटरमीडिएट में भी देखा है, प्लस दूसरे टॉपिक्स में भी है. बॉन्ड वैल्यूएशन और सिक्योरिटीज में, आई मीन वैल्यूएशन सिक्योरिटीज में है. फिर भी थोड़ा मैं पीवी फैक्टर को डिस्कस करूंगा एट अ लेटर स्टेज. राइट नाउ आई स्टार्ट विद द टाइप 1. इलस्ट्रेशन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे. इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये न्यू चैप्टर एडेड है, सबको पता है, और वेरी सिंपल चैप्टर, वेरी मैनेजेबल, वेरी सिंपल, बहुत लॉजिकल है. ये स्कोरिंग चैप्टर है, इसके मार्क्स नहीं जाने चाहिए. आओ स्टार्ट करते हैं. आई स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 2. XYZ लिमिटेड रिक्वायर्स रुपीज 8 lakhs फॉर एन यूनिट. तो हमें एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है जिसमें 8 lakhs का इन्वेस्टमेंट है. यूजफुल लाइफ 4 years, ये मेरा कॉस्ट है, ये उसका यूजफुल लाइफ है. सैल्वेज वैल्यू इज निल. डेप्रिसिएशन चार्ज 2 lakhs. डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ. कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ. तो 8 lakhs minus nil divided by 4, that is 2 lakhs. Expected revenue and cost excluding depreciation, ignoring inflation. ये revenue दिया गया है, ये cost दिया गया है. Tax rate 60% cost of capital, 10% 60% tax rate, 60% cost of capital, 10% including inflation premium. Calculate NPV of the project if inflation rates for revenues and cost are as follows. Year 1, year 2, year 3, year 4, चारों साल का रेवेन्यू के लिए और कॉस्ट के लिए दोनों के इन्फ्लेशन फैक्टर्स दिए गए. चलो स्टार्ट करते हैं. वेरी सिंपल सब, जरा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. लो सी, हम स्टार्ट करते हैं पहले. हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी. एनपीवी मींस नेट प्रेजेंट वैल्यू. हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है. तो बेसिकली हम क्या करेंगे? हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो फाइंड करेंगे एंड माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो. सिंपल. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो. अच्छा स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज पर्टिकुलर्स. ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4. आई थिंक 4 साल है इसमें. यस, ये हमारा मेन सोल्यूशन होगा. ओके, अब इसमें हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट रेवेन्यू से. रेवेन्यू दैट इज सेल्स. उसके लिए वर्किंग नोट 1% करूंगा. वर्किंग नोट 1. फिर इसमें से हम कॉस्ट माइनस करेंगे. वर्किंग नोट 2. तो हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स. इसमें से हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स. फिर टैक्स लेस करेंगे तो मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में मैं डेप्रिसिएशन ऐड बैक करूंगा. रीजन, सी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक सबको समझा होगा. हम डेप्रिसिएशन क्यों ऐड बैक करेंगे? क्योंकि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस और डिसीजन मेकिंग में हम खाली कैश एक्सपेंस लेते हैं. तो मैं डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करूंगा.
ओके अच्छा, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का डाउट्स होता है कि डेप्रिसिएशन को जब एड बैक ही करना है तो लेस ही क्यों किया, हम लेस ही क्यों करें जब एड बैक ही करना है। तो उसका रीजन है टैक्स। टैक्स जो कैलकुलेट होता है दैट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन पीबीटी, मीनिंग ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। तो उसीलिए फॉर दैट रीजन टैक्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा। विच मीन्स अगर सम में टैक्स नहीं है तो, अगर टैक्स नहीं है तो नो नीड टू सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करते हैं टैक्स के लिए, सो दैट टैक्स इज कैलकुलेट ऑन पीबीटी। अगर तुम डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो टैक्स कैलकुलेट करोगे पीबीडीटी पे, तो ऑब्वियसली हायर अमाउंट ऑफ टैक्स होगा फिर, विच इज रॉन्ग। इसीलिए हम टैक्स के वजह से हम डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, देन वी कैलकुलेट टैक्स ऑन पीबीटी, और एंड में हम डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करते हैं, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग है। और डिसीजन मेकिंग में भी ऑलवेज टेक कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज। डेप्रिसिएशन बीइंग नॉन कैश इज इग्नोर्ड, नलीफाइड, और उसको हम ऐड बैक करके नलीफाई करेंगे। तो पीएटी में हम डेप्रिसिएशन ऐड बैक करेंगे तो हमें मिलेगा, विल गेट सीएफएटी, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। हमें डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स का कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मिलेगा। दिस इज आवर फर्स्ट इंटेंशन। फर्स्ट फाइंड क्या करना है हमें, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो देखिए इतना लाइंस वी कैन लीव, इतने लाइंस वी कैन लीव, प्लस उसके नीचे और 4-5 लाइन छोड़ दो, और 5 लाइन छोड़ दो उसके नीचे। फाइन, आई स्टार्ट विद वर्किंग नोट 1। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा रेवेन्यू से। तो रेवेन्यू के बारे में क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, फाइन, इग्नोरिंग इन्फ्लेशन, लेकिन इन्फ्लेशन इग्नोर किया है। तो हम क्या करेंगे, विल इंक्लूड इन्फ्लेशन। अब देखिए ये सम्स करने के दो तरीके हैं, ये सम्स करने के दो तरीके हैं। इन्फ्लेशन को या तो फुल इग्नोर करो या फुल काउंट करो, फुल इग्नोर करो या फुल काउंट करो, इट शुड बी कंसीडर्ड। मतलब इग्नोर करना है तो कैश फ्लोज में भी इग्नोर करना है, एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो दिया गया है उसमें भी इग्नोर करना है। सेम में अगर काउंट करना है तो कैश फ्लोज में भी काउंट करेंगे और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी काउंट करेंगे, हम दोनों में काउंट करेंगे इन दैट केस। या दोनों में इग्नोर करना है या दोनों में काउंट करना है। ओके, दिस इज द थिंग। फाइन, अब फिलहाल फर्स्ट सम में मैं ये अप्रोच करता हूं, मैं काउंट करके करूंगा। बाद में एक सम कराऊंगा जिसमें हम दोनों अप्रोच करेंगे एक ही सम में, तो तुम्हें और क्लैरिटी मिलेगा। चलो राइट नाउ मैं कंसिडर करूंगा इन्फ्लेशन। यहाँ पे रेवेन्यूज दिए गए 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 8 लाख, ये चार रेवेन्यूज दिए गए, 4 डिफरेंट ईयर्स के। पर ये जो है दिस इज इग्नोरिंग इन्फ्लेशन, तो मुझे इन्फ्लेशन काउंट करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन काउंट करना पड़ेगा, मतलब ये ईयर वन का ये इनफ्लो कितना है, 6 लाख है। इनफ्लो कितना है, 6 लाख है। पर क्या मैं यही इनफ्लोस काउंट करूंगा, नहीं, क्योंकि ये तो मेरे एज पर ईयर जीरो है, विदाउट इन्फ्लेशन है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इन्फ्लेशन ऐड करना होगा। तो ईयर वन के लिए आई नीड टू ऐड 10%, आई नीड टू ऐड 10% इनफ्लो। तो देखिए मैं एक वर्किंग नोट रेडी करता हूं। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यूज, कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यूज। ईयर वन, ईयर वन का रेवेन्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 6 लाख, और इन्फ्लेशन 10%, तो मुझे 10% ऐड करना है। तो हम नॉर्मली कैसे प्रेजेंट करते हैं, +10%, तो आंसर आ जाएगा 6,60,000। ओके, रेवेन्यू रेवेन्यू क्वेश्चन में दिया गया है 6 लाख, तो 6 लाख +10%। हम क्यों ऐड कर रहे हैं, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन में इन्फ्लोज दिए रेवेन्यू एंड कॉस्ट, दैट इज इग्नोरिंग इन्फ्लेशन। तो मुझे इन्फ्लेशन या तो कंप्लीटली इग्नोर करना है या तो कंप्लीटली इंक्लूड करना है। तो ये सब में मैं इंक्लूड करके करा रहा हूँ, आगे एक्सक्लूड करके भी कराऊंगा दूसरे टाइप में। फर्स्ट थिंग, तो 6 लाख मेरा फर्स्ट फर्स्ट ईयर का इनफ्लो है, उसमें मैं 10% रेवेन्यू, 10% इन्फ्लेशन ऐड करूंगा, तो ये हो जाएगा 6,60,000। आई होप ये ओके है। फाइन, अब इसमें देखिए ये +10% एज सच अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट से इट इज फाइन, बट देन आइडियली वी शुडंट राइट +10%। करेक्ट वे क्या होता है, करेक्ट मैथमेटिकल वे क्या होता है लिखने का, अगर मुझे 10% ऐड करना है देन आई शुड मल्टीप्लाई बाई 1.10। क्यों ऐसा, देखिए मैं लॉजिकली समझा भी देता हूँ एक बार यहाँ पे रफ में कैलकुलेट करके। देखिए मुझे अगर 10% ऐड करना है तो व्हाट इज द करेक्ट वे, 6 लाख प्लस 6 लाख का 10%, 6 लाख प्लस 6 लाख का 10%, तो 6 लाख कॉमन निकलेगा, तो क्या बचा, 1 + 10%, दैट इज 0.10। तो 6 lakhs into 1.10. So this is the correct way of writing of adding 10%. Okay. Ideally, instead of writing +10%, we should write into 1.10. चलो ईयर वन हो गया, अब ईयर टू पे आते हैं, सेकेंड ईयर टू पे आते हैं। अब ईयर टू का इन्फ्लेशन फैक्टर क्या दिया देखिए, ईयर वन का 10% था, ईयर टू का
9% है। ईयर 1 का 10%, ईयर 2 का 9%। तो ईयर 2 का कितना है? 7 lakhs। ईयर 2 का रेवेन्यू क्या दिया है क्वेश्चन में? इट इज 7 lakhs। तो ये कितना होगा? 7 lakhs इंटू, अब इस पे ध्यान रखना, ईयर 2 का कितना है? 9% है, करेक्ट? ईयर 2 का 9% है। पर दैट डजंट मीन कि हम खाली 9% ही बढ़ाए। हमें पहले ईयर 1 का 10% बढ़ाना होगा, फिर ईयर 1 का। देखिए ना, एकदम लॉजिकल मेथड है। कैसे? मेरे पास जो इनफ्लोस है, फॉर एग्जाम्पल ईयर 2 का 7 lakhs है, पर वो जो है वो इग्नोरिंग, वो विदाउट इन्फ्लेशन ऑफ 10% ऑफ विदाउट विदाउट इन्फ्लेशन है। तो मुझे वो 7 लाख बेसिकली इट इज लाइक एज गुड एज बेस ईयर के इनफ्लोस है। अच्छा, 6 लाख जो था वो तो फर्स्ट फर्स्ट ईयर का था, तो मैंने खाली 10% ऐड किया। पर 7 lakhs तो मुझे सेकेंड ईयर में लेके जाना है, तो पहले तो वो ईयर 1 का 10% इन्फ्लेशन ऐड करना होगा, एंड देन ईयर 2 का 9% इन्फ्लेशन। तो बी केयरफुल, ये इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो 7 lakhs इंटू 1.1 और इंटू 1.09। बी केयरफुल, 1.9 मत लिख देना, 1.09। तो आंसर आए 8,39,300। ये सेकेंड ईयर। सिमिलरली आई होप सबको समझा कि मैंने दो बार क्यों लिया। वी कैन नॉट डायरेक्टली टेक 9%, ऐसा मत करना 7 lakhs इंटू 1.09। इन दैट केस तो हमने खाली यही ऐड किया। मुझे पहले बेस ईयर से ईयर 1 का इन्फ्लेशन लेना है, फिर ईयर 2 का इन्फ्लेशन। तो बोथ द थिंग्स, बोथ द इन्फ्लेशन फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड। आगे सेम वे थर्ड ईयर का इनफ्लो क्या है? 8 lakhs थर्ड ईयर का इनफ्लो है, देखिए 8 lakhs। फोर्थ ईयर का भी इनफ्लो 8 lakhs है। और ये 1 सेकेंड, हाँ, और हमारा इन्फ्लेशन फैक्टर क्या है? 10,987। ओके, 10,987। ईयर थ्री के इनफ्लोस 8 lakhs। अब सेम थिंग, ये ईयर 3 का है, तो पहले तो फर्स्ट ईयर के इन्फ्लेशन से ये 10% बढ़ेगा, फिर सेकेंड ईयर का इन्फ्लेशन, फिर थर्ड ईयर का इन्फ्लेशन। तो ये हो जाएगा 8 lakhs इंटू 1.1 इंटू 1.09 इंटू 1.08। सो ये आया 10,35,936। एंड ईयर 4 का 8 lakhs इंटू 1.1 इंटू 1.09 इंटू 1.08 इंटू 1.07। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो इतना तो हमने ऑलरेडी करके रखा है ऊपर ही 8 lakhs पे ही। तो मैं डायरेक्टली उसी फिगर को 10,35,936 को ही 1.07 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये आ गया 11,08,452। फाइन। आई होप यहाँ तक ओके है सबको। तो ये एक वर्किंग नोट रेडी हो गया है। सो ईयर 1 का रेवेन्यू 6,60,000। ईयर 2 का रेवेन्यू 8,39,300। 8,39,300। ईयर 3 10,35,936। और ईयर 4 11,08,452। सो वी आर रेडी विद आवर रेवेन्यू फिगर्स। अब हम आते हैं कॉस्ट पे। सेम वे करेंगे। कॉस्ट का फिगर्स क्या है? 3 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख। और इसका फैक्टर है 12,10,98, इन्फ्लेशन 12,10,98। फाइन। तो फर्स्ट ईयर सेम थिंग, वर्किंग नोट पे आएंगे। यहाँ पे विल मेक अ वर्किंग नोट। आ जाइए साथ में। प्रिफरेबली मेरे साथ साथ में सॉल्व करो, तो तुम्हें और कंफर्टेबल हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट सेम। पहले ईयर वन का कॉस्ट था 3 lakhs, और उसका इन्फ्लेशन फैक्टर, ईयर 1 का इन्फ्लेशन फैक्टर है 12%। ईयर 1 का इन्फ्लेशन फैक्टर है 12%। तो 3 लाख इंटू 1.12, दैट इज 3,36,000। ईयर 2 पे आते हैं। ईयर 2 पे 4 lakhs है। ईयर 2 का इन्फ्लेशन फैक्टर आई थिंक 10% है। यस, ईयर 2 का इन्फ्लेशन फैक्टर 10%। तो इट विल बी पहले फर्स्ट ईयर का इन्फ्लेशन फैक्टर, देन सेकेंड ईयर का इन्फ्लेशन फैक्टर। तो 4 lakhs इंटू 1.12 इंटू 1.1, दैट इज 4,92,800। फिर ईयर 3 पे आते हैं। सेम 4 lakhs इंटू पहले फर्स्ट ईयर का फैक्टर, फिर सेकेंड ईयर का फैक्टर, फिर थर्ड ईयर का फैक्टर।
थर्ड ईयर का फैक्टर क्या है? 9% है। देन फोर्थ ईयर का 8% है, 9%। एंड देन फोर्थ ईयर का 8% है। ईयर 4, 4 lakhs इंटू फर्स्ट ईयर का इन्फ्लेशन, देन सेकेंड ईयर का इन्फ्लेशन ऐड करेंगे, देन थर्ड ईयर का इन्फ्लेशन ऐड करेंगे, एंड देन आई थिंक 8% था। 1 सेकेंड, आई जस्ट चेक। 8%। फाइन, तो ये हो गया। कैलकुलेट करते हैं। 4 lakhs इंटू 1.12 इंटू 1.1 इंटू 1.09, दैट इज 537,152। और यहाँ पे मैं जस्ट खाली 1.08 से मल्टीप्लाई कर दूं शॉर्टकट, तो ये आ गया 5,80,124। दैट्स इट। तो ये हमारे कॉस्ट है। इसको डम करते हैं। फर्स्ट ईयर 3,36,000, फर्स्ट ईयर 3,36,000, सेकेंड ईयर 4,92,800, 4,92,800, थर्ड ईयर 537,152, एंड फोर्थ ईयर 580,124, 5,80,124। तो ये आ गया हमारे कॉस्ट। माइनस करेंगे तो विल गेट पीबीडीटी। इसको माइनस करेंगे। 6,60,000 माइनस 3,36,000, दैट इज 3,24,000। 8,39,300 माइनस 492,800, 3,46,500। 10,35,936 minus 537,152, 4,98,784, 11,08,452 minus 580,124। फाइन, तो वी गॉट द पीबीडीटी अमाउंट। अब यहां से हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। देखिए मेरे साथ साथ में सॉल्व करो, तो तुम्हारा भी रिवीजन साथ में हो जाएगा, साथ में सॉल्विंग हो जाएगा। डेप्रिसिएशन, चलो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। डेप्रिसिएशन का अमाउंट एज सच क्वेश्चन में देके रखा था, नहीं भी दिया होता तो वी वुड हैव कैलकुलेटेड कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ, 2 lakhs। तो हम सब में से 2 लाख लेस करेंगे, सब में से 2 lakhs माइनस करेंगे। 2 lakhs, तो बैलेंस 1,24,000, 1,46,500, 2,98,784 एंड 3,28,328। ओके, ये मेरा पीबीटी हो गया। टैक्स रेट क्या दिया है क्वेश्चन में? टैक्स रेट दिया है 60%। टैक्स रेट 60% है, तो 60% टैक्स माइनस करेंगे। 1,24,000 इंटू 60%, 74,400 माइनस करेंगे तो विल गेट पीबीटी, पीएटी 49,600। सेम वे यहाँ पे 1,46,500 इंटू 60%, 87,900 माइनस करेंगे तो 58,600। 2,98,784 इंटू 60%, 179270। ये आया 1,19,514। नेक्स्ट नंबर 3,28,328 का 60%, 196,997, बैलेंस 1,31,331। दैट्स इट। सो वी गॉट पीएटी। यहां तक आई होप यहां तक सबको समझा होगा। रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस किया तो वी गॉट पीबीडीटी, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो वी गॉट पीबीटी, और उसमें से टैक्स माइनस किया तो वी गॉट पीएटी। बट देन डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस, सो वी नीड टू ऐड इट बैक। हम डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करेंगे। डेप्रिसिएशन है 2 lakhs, डेप्रिसिएशन है 2 lakhs, विल जस्ट ऐड बैक डेप्रिसिएशन 2 lakhs। तो वैल्यूज क्या है? 2,49,600, 2,58,600, 3,19,514 and 3,31,331। फाइन, दिस इज द फाइनल सीएपीटी, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। मीनिंग इतना हम कैश फ्लो अर्न करेंगे, इतना पैसा आएगा। इन शॉर्ट दिस मच मनी विल बी अर्निंग। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये तो मेरे कैश फ्लोज है,
ये 1 ईयर के बाद ये 2 ईयर्स, ये 3 ईयर, ये 4 ईयर, पर ये तो डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में है, पर मेरा आउटफ्लो तो आज हो रहा है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको प्रेजेंट में लेके आना है, मुझे इसको प्रेजेंट में लेके आना है, तो कैसे करेंगे, इनटू पीवी फैक्टर, इनटू पीवी फैक्टर। पीवी फैक्टर का रेट क्वेश्चन में दिया गया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10% इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन फैक्टर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन फैक्टर। ओके फाइन, क्वेश्चन में दिया है 10% नहीं, हम कैलकुलेट करेंगे 10% फॉर 10% के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे ये। चलो 10% पीवी फैक्टर कैलकुलेट करना डेफिनेटली सबको आता होगा, स्टिल मैं एक बार बता देता हूं हाउ टू कैलकुलेट पीवी फैक्टर। 1/1 + r⁴n, यहां पे हमारा है 1/1 + 10% रेस टू एन, दैट इज 1/1.1 रेस टू एन। तो इस मेथड से डेफिनेटली सबने टॉपिक किया होगा बेसिक पीवी फैक्टर कैलकुलेशन। चल फाइन, तो कैलकुलेट करते हैं 1 डिवाइड बाई 1.1, 0.909, 0.909। पीवी फैक्टर क्या होता है, वो एक वो फैक्टर है हम जिसे कैश फ्लो पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा, प्रेजेंट वैल्यू मीनिंग आज उसका वैल्यू क्या है, तो ये मेरा हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। फाइन, ये फर्स्ट ईयर का हो गया। अब सेकेंड ईयर का चाहिए तो हमें क्या करना है, 1 डिवाइड बाई, मुझे करना है 1 डिवाइड बाई 1.10 रेस टू 2। थर्ड ईयर का चाहिए तो 1 डिवाइड बाई 1.10 रेस टू 3। फोर्थ ईयर का चाहिए तो रेस टू 4। और कैलकुलेटर में शॉर्टकट क्या होता है, हमने 1 डिवाइड बाई 1.1 किया एक बार, फिर जस्ट इक्वल टू प्रेस करना है, तो ऑटोमेटिकली वो आंसर ये आ जाएगा 0.826। फिर से इक्वल टू प्रेस करना है तो 0.751, 3 या 4 डेसिमल ले सकते हो, एनीथिंग इज फाइन। 0.683, एग्जाम में मोस्ट ऑफ पी फैक्टर दिया रहेगा, नहीं दिया तो 3 या 4 डेसिमल इज फाइन। चलो यहां तक हो गया, मल्टीप्लाई करो 249,600 इंटू 0.909, तो आंसर आया 2,26,886। नेक्स्ट 258,600 इंटू 0.826, ये आया 213,604। सेम वे 319,514 इंटू 0.751 करेंगे तो 2,39,955, एंड लास्ट वन 331,331 इंटू 0.683, सो आंसर है 226299। तो ये हो गया हमारा पीवीसीआई। बेसिकली पीवीसीआई क्या होता है, इट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, उसमें ये प्रेजेंट वैल्यू है मेरा, इन मीनिंग अगर आज मुझे मिलेगा तो ये उसका वैल्यू है। अब हम इस चारों को ऐड कर देंगे, इन चारों को ऐड करेंगे तो व्हाट इज माय टोटल पीवीसीआई, मेरा टोटल पीवीसीआई हो गया 2,26,886 प्लस 213,604 प्लस 239,955 प्लस 226,299, 906,744। दिस इज माय टोटल पीवीसीआई। ओके, दिस इज माय टोटल पीवीसीआई। इसमें से मैं मेरा जो आउटफ्लो है पीवीसीओ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, मीनिंग मेरा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो हम लेस कर देंगे। देखिए इसमें स्क्रैप नहीं, अगर स्क्रैप होता तो हमें स्क्रैप भी ऐड करना है, ध्यान रखना, स्क्रैप होता तो वो भी ऐड करेंगे। बेसिकली जो भी इनफ्लोज है या जो भी आउटफ्लोज है, एवरीथिंग शुड बी कंसीडर्ड, जो भी पैसे आए जो भी पैसे गए। ओके, मेरा आउटफ्लो क्या था 8 लाख, पर वो जो 8 लाख है वो तो डे वन पे हो रहा है ना, मेरा जो 8 लाख आउटफ्लो है वो कौन से डे पे हो रहा है, वो तो इनिशियली हो रहा है, डे वन पे हो रहा है, तो वो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू, उसे कुछ नहीं करना है। तो व्हाट इज माय नेट प्रेजेंट वैल्यू 106,744, तो ये दिस इज माय नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है। दैट्स इट, और लास्ट में हम कमेंट लिख देंगे, सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव therefore project should be accepted, since NPV is positive therefore project should be accepted, therefore project should be accepted। आई होप सबको ये समझा है। एक दो पॉइंट में थोड़े लॉजिकल पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, पहले यहां तक सबको ओके है, फाइन। अब मैं स्टार्ट करता हूं। देखो हमने किया क्या, बेसिकली हमने हमारे कैश फ्लोज फाइंड किए, उसको प्रेजेंट में लेके आए, प्रेजेंट में लाके हमने जो वो मेरा टोटल कैश इनफ्लो आ गया, अब मैंने उसे आउटफ्लो जो था मेरा जो पैसा जा रहा था वो मैंने माइनस कर दिया, तो इन शॉर्ट दिस इज व्हाट आई एम अर्निंग नेट, दिस इज व्हाट आई एम अर्निंग नेट। तो पॉजिटिव है तो हमें प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, अब इसका प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग में देख लेते हैं कि व्हाट यू मीन बाय दिस, ये 106,744 जो है उसका मतलब क्या होता है। देखिए दिस डजंट मीन कि हम 1,06,000 कमा रहे हैं,
एक्चुअली हम ज्यादा कमा रहे हैं। कैसे पता चल रहा है हम ज्यादा कमा रहे हैं? देखिए हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है, 10%। तो हमने क्या किया है, अंडरस्टैंड दिस थिंग, एक्चुअल कैश इनफ्लो तो 2,49,600 है। एक्चुअल कैश इनफ्लो 2,49,600 है। पर हमने कितना कैश फ्लो लिया, वी कंसिडर्ड ओनली 226। हमने कितना कैश फ्लो लिया, हमने लिया 226,886। तो बेसिकली हमने क्या किया है, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, 2,49,600 मेरा कैश इनफ्लो है। पर मैंने कितना कैश इनफ्लो कंसिडर किया, 226,886। 226,886 किया। तो बीच का जो गैप है 2,49,600 माइनस 226,886, जो बीच का जो गैप है 22,714, बीच का जो गैप है 22,714, वो कहां पे गया, वो कहां पे गया, तो वो डिस्कस करते हैं। तो सी मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि कैश फ्लो तो, एक्चुअल कैश तो इतना मिलेगा, पर हम जब एनालिसिस में काउंट कर रहे हैं तो वी आर काउंटिंग ओनली 226। तो जो बीच का गैप है 22,714, वो गया किधर, वो किधर गया, वो मेरा 10% फैक्टर है जो मैं अर्न कर रहा हूँ, पर वो मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। देखिए मैं इसको प्रूफ भी करता हूँ। 226,886 फिगर है, करेक्ट, 226,886, 226,886। अब इस पे 10% ऐड करो, 10% कितना होगा, 226,889, उस पर 10% ऐड करो, तो 226,886 प्लस 10%, तो वो आता है 249,576। ये राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आ रहा है, 10% ही है, 1 सेकेंड, यस 10% है। 249,600, 1 सेकेंड, 249,600 डिवाइड बाई 1.1226। हाँ, तो ये राउंडिंग ऑफ के डिफरेंस की वजह से हो रहा है। इसको हम अगर ऐड करेंगे तो आइडियली वी शुड गेट 249,600। थोड़ा फर्क आ रहा है 20 रुपीज अराउंड, वो डिस्काउंटिंग की वजह से हो रहा है, डेसिमल्स की वजह से। तो बेसिकली ये फिगर आना चाहिए। तो ये जो बीच का जो गैप है वो फिगर क्या है, व्हाट इज दैट, वो बेसिकली वो फिगर क्या है, वो मेरा इंटरेस्ट है, उतना मैं इंटरेस्ट अर्न कर रहा हूँ, और वो हम साइड में रख रहे हैं। वो हम वी आर नॉट काउंटिंग दैट इन द इवेल्युएशन पार्ट। तो वो भी तो हम अर्न कर रहे हैं ना, वो भी तो हम अर्न कर रहे हैं, वो काउंट नहीं कर रहे हैं, पर वो हम अर्न कर रहे हैं। हम प्रेजेंट वैल्यू में डिस्कशन कर रहे हैं, इसीलिए वो फिगर को हम माइनस कर रहे हैं कि बेसिकली दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस। इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमने जो प्रॉफिट कमाया है, वो प्रॉफिट है कितना, वो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में, ये तो हम कमा ही रहे हैं, प्लस डोंट फॉरगेट हम 10% भी अर्न कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि बीच का गैप कहां पे गया, वो 10% है जो काउंटिंग में नहीं ले रहे हैं, हम प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में ले रहे हैं, पर वो अर्न तो कर रहे हो, पैसा तो आ रहा है घर पे 2,49,600। तो बेसिकली 10% इज द, वो भी हम कमा रहे हैं और उसके ऊपर हम 106 कमा रहे हैं। इन अदर वर्ड्स व्हाट आई वांट टू समराइज कि अगर क्वेश्चन में अगर 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर है, 10% अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर है, तो वी अर्न दिस 10%। मतलब अगर एनपीवी जीरो हुआ, इफ एनपीवी जीरो, तो इसका मतलब क्या होता है, डज इट मीन कि हम कुछ नहीं कमा रहे हैं, हम जीरो कमा रहे हैं? नहीं। इफ एनपीवी जीरो, तो उसका मतलब होता है हम 10% अर्न कर रहे हैं। इफ एनपीवी जीरो, तो उसका मतलब होता है हम 10% अर्न कर रहे हैं। एंड इफ एनपीवी इज से 100 रुपीज, तो इसका रीडिंग कैसा होता है, हाउ डू बी रेटेड? तो इसका रीडिंग होता है हम 10% तो अर्न कर ही रहे हैं, प्लस हम 100 रुपीज अर्न कर रहे हैं। एंड सपोज इफ एनपीवी इज -100, तो इसका क्या मतलब होता है कि हम लॉस इनकर कर रहे हैं? नहीं, इसका मतलब होता है हम 10% से 100 रुपीज कम अर्न कर रहे हैं। तो वी माइट बी अर्निंग 9.5%, 9.8%, 9% ऐसा कुछ हम अर्न कर रहे हैं। पर -100 का मतलब ये नहीं होता है कि वी आर इनकरिंग लॉस, रादर हम 10% से 100 रुपया कम अर्न कर रहे हैं, सिंपल। तो ये पॉइंट समझना है तुम्हें कि डिस्काउंटिंग फैक्टर जो होता है वो बेसिकली हमारा अर्निंग्स रेट होता है। अगर 10% डिस्काउंटिंग पे मेरा एनपीवी जीरो होता है, तो इट डज नॉट मीन कि हम जीरो अर्न कर रहे हैं। इनफैक्ट इट मीन्स हम 10% तो अर्न कर ही रहे हैं। दिस इज व्हाट इट मीन्स। ये तो हमारा बेसिक रेट ऑफ रिटर्न है। आई होप यू आर मस्ट हैव अंडरस्टूड। मैं नेक्स्ट सम पे आता हूँ। फर्स्ट सम हमारा फिनिश हो चुका है, एनपीवी 106,744। एक बार इनसे चेक भी कर लेते हैं, कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक्स तो नहीं है। 106,744, यस, ओके, उनको 106,738 आया। फाइन, सेकंड सम पे स्टार्ट करते हैं। नाउ विल स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 1। सिमिलर सम है अगेन। आज मैं इन्फ्लेशन टाइप ही कवर करूंगा। आई ट्राई टू कवर वन टाइप इन वन वीडियो, ताकि तुम्हें एक एक टाइप बाय टाइप समझते जाएगा सम्स। ओके, तो आई जस्ट ट्राई टू कवर
वन टाइप इन वन वीडियो, तो वो एकदम क्लैरिटी हो जाएगा। फाइन, सेकंड सम पे आते हैं। अब डेफिनेटली तुम लोग ये सब मेरे साथ में कर सकते हो। सेम, एवरीथिंग इज सेम। डिटरमाइन एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इनिशियल आउटले 40,000, ये मेरा इनिशियल आउटले इन्वेस्टमेंट है। एनुअल रेवेन्यूज 30,000 विदाउट इन्फ्लेशन, अगेन ये विदाउट इन्फ्लेशन है, तो मैं इन्फ्लेशन फैक्टर ऐड करूंगा। एनुअल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन विदाउट इन्फ्लेशन 10,000, यूजफुल लाइफ 4 years, सैलवेज निल, टैक्स रेट 50%। फाइन। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया इन्होंने? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, तो आंसर आएगा 10,000। ओके, इन दिस वे दे हैव कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन। आगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन प्रीमियम ऑफ 10%, इन्फ्लेशन 10% है। ओके, इसमें स्टैंडर्ड रेट है, स्टैंडर्ड डिफरेंट डिफरेंट नहीं है। प्रीवियस हमने किया था उसमें हर ईयर का इन्फ्लेशन रेट डिफरेंट था, वेराज इसमें इन्फ्लेशन रेट इज कांस्टेंट फॉर ऑल द इयर्स, इन्फ्लेशन रेट इज कांस्टेंट 10%। और हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन 12%। ये सम भी मैं कैसे टाइप से कर रहा हूँ? इधर इन्फ्लेशन इंक्लूड करो या इन्फ्लेशन सब में से एक्सक्लूड करो, तो मैं इन्फ्लेशन सब में इंक्लूड कर रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आता है अभी हम। लाओ स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट सेम होगा जो लास्ट टाइम किया था हमने। लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेट। सेम फॉर्मेट है जैसा हमने लास्ट सम में किया था। पर्टिकुलर्स कितने इयर्स है इसमें? 4 years। पर्टिकुलर्स ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। रेवेन्यू स्टार्ट करेंगे नॉर्मल रेवेन्यू से, माइनस कॉस्ट पीबीडीटी लेस डेप्रिसिएशन। सी सिंपल सम है, ऑलमोस्ट सेम सम है जो लास्ट टाइम का सम था, ऑलमोस्ट सेम है विद माइनर चेंज, और इनफैक्ट सिंपलर है। पीबीटी लेस टैक्स पीएटी एड बैक डेप्रिसिएशन, तो सीएफएटी मिल जाएगा। फाइन, चलो स्टार्ट करते हैं इससे। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। रेवेन्यू कितना दिया है क्वेश्चन में? एनुअल रेवेन्यू विदाउट इन्फ्लेशन 30,000, एनुअल रेवेन्यू विदाउट इन्फ्लेशन 30,000, और इन्फ्लेशन का रेट यहाँ पे दिया है 10%। ओके, इन्फ्लेशन का रेट 10% है, 30,000 और 10%। तो सेम थिंग फर्स्ट ईयर क्या होगा? फर्स्ट ईयर होगा 30,000 इंटू 1.1, दैट इज 33,000। ओके, फर्स्ट ईयर होगा 30,000 इंटू 1.1। सेकेंड ईयर क्या होगा? सेकेंड ईयर, अब इसमें इन्फ्लेशन रेट कांस्टेंट है, तो फर्स्ट ईयर भी 1 फर्स्ट ईयर भी 10% ऐड करना है, सेकेंड ईयर का भी 10% ऐड करना है। तो इन शॉर्ट 30,000 इंटू 1.1, 30,000 इंटू 1.1 द होल स्क्वायर, that is 36,300। थर्ड ईयर 30,000 इंटू 1.1 रेस टू 3, तीन बार प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10%, या इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, तो आंसर आया 39,930। एंड देन ये 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 43,923, दैट इज 30,000 इंटू 1.1 रेस टू 4। फाइन, ओके, तो ये हमारा रेवेन्यू हो गया। सेम वे कॉस्ट करेंगे कैलकुलेट। कॉस्ट कितना दिया है? एनुअल कॉस्ट विदाउट इन्फ्लेशन इज 10,000। सेम थिंग एवरी ईयर हम 10% बढ़ाएंगे, सो 10,000, तो फर्स्ट ईयर हो जाएगा 11,000, फर्स्ट ईयर हो जाएगा 11,000। तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 1.1 फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर 10,000 इंटू 1.1 स्क्वायर। थर्ड ईयर 10,000 इंटू 1.1 क्यूब। फोर्थ ईयर 10,000 इंटू 1.1 रेज टू 4। एवरी ईयर 10% बढ़ेगा,
सो 11,000, तो ये आ जाएगा 12,100, देन 13,310 एंड 14,641। फाइन, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो विल गेट पीपीडीटी। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 33,000 माइनस 11,000, सो ये हो गया 22,000। 36,300 minus 12,100, that is 24,200। ये कांस्टेंट है ना, तो एवरी ईयर देखना यहाँ से 10% बढ़ेगा, एवरी ईयर 10% बढ़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट इन्फ्लेशन है, कांस्टेंट 10% है। 39,930 माइनस 13,310, सो 26,620। 43,923 माइनस 14,641, दैट इज 29,282। ये हो गया हमारा पीबीडीटी, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। अब हम इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या है? डेप्रिसिएशन का अमाउंट 10,000 है। एनुअल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, ओके ओके, सॉरी, ये तो एनुअल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है। हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला सेम, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। कॉस्ट कितना है? कॉस्ट ऑफ द एसेट है 40,000, स्क्रैप निल, और लाइफ 10, लाइफ 4, सो फाइन। तो ये जो अमाउंट है एनुअल कॉस्ट, ये ही हमारा 10,000 कॉस्ट है, और डेप्रिसिएशन भी लकीली सेम आ रहा है 10,000। ओके, इनिशियली मैंने बोला था ये डेप्रिसिएशन नहीं, पर ये तो ये एनुअल कॉस्ट है। फाइन, ये एनुअल कॉस्ट है, और हमारा डेप्रिसिएशन भी लकीली सेम फिगर है। फाइन, तो डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करते हैं। 10,000 फर्स्ट ईयर, 10,000 सेकेंड ईयर। क्या हम 10% इन्फ्लेशन बढ़ाएंगे डेप्रिसिएशन में? नो, डेप्रिसिएशन में ध्यान रखना इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। रीजन इज वेरी ऑब्वियस, डेप्रिसिएशन पे इन्फ्लेशन नहीं लगेगा। रीजन, क्योंकि हमने मशीन तो ऑलरेडी खरीद के रखा है 40,000 में, हमने मशीन ऑलरेडी खरीद के रखा है, तो डेप्रिसिएशन पे मेरा इन्फ्लेशन नहीं लगेगा, वो तो ऑलरेडी इट्स ऑलरेडी परचेस्ड। तो डेप्रिसिएशन विल बी विदाउट इन्फ्लेशन। 10,000 10,000 एवरी ईयर 10,000 माइनस करेंगे तो विल गेट पीबीटी 12,000, 14,200, 16,620, 19,282। तो ये मेरा पीबीटी हो गया। फाइन, अब टैक्स अमाउंट कितना? टैक्स रेट, टैक्स रेट इज 50%। ओके गुड, सिंपल कैलकुलेशन। टैक्स रेट इज 50%, हाफ हो जाएगा स्ट्रेट अवे। टैक्स 6,000, तो पीएटी 6,000। यहाँ पे सेम वे, टैक्स 7,100, तो पीएटी भी 7,100। 8,310, 8,310, और यहाँ पे 9,641। दैट्स इट, तो ये हो गया। एड बैक डेप्रिसिएशन एज डिस्कस्ड, मुझे उसके कैश फ्लो में कन्वर्ट करना है, तो दिस बिकम्स 16,000, 17,100, और 18,310, एंड फाइनली 19,641। तो ये हो गया मेरा सीएफएटी, दिस इज माय सीएफएटी। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पीवी फैक्टर से। पीवी फैक्टर का रेट which is including inflation, cost of capital, including inflation 10% is 12%. Fine. तो 12% से आप डिस्काउंटिंग करेंगे, 1 डिवाइड बाई 1.12, 0.8928, 893, next number 0.797, 0.712, and 0.636. 16,000 into 0.893, that is 14,288। ये हो गया मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, पीवीसीआई 13,629, 18,310 into this becomes 13,037, and finally 19,641 into 0.636, that gives me 12,492। इन चारों को हम ऐड कर देंगे, 14,288 plus 13,629
+13037 +12492, टोटल आ गया 53,446। ये हो गया मेरा टोटल पीवीसीआई। दिस इज टोटल पीवीसीआई। इसमें से हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, मतलब मेरा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा हम वो लेस करेंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था? 40,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, 40,000 वो लेस करेंगे तो विल गेट पीवीसीओ। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 40,000 लेस करेंगे तो दिस इज 13,446। दिस इज माय एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। और सेम नोट डाल देंगे, सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव देयरफॉर प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। पूछा होगा तो नोट डालेंगे। फाइन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। सेम था, देखिए एग्जैक्टली सेम सम था। इसमें ओनली डिफरेंस वाज एज कंपेयर्ड टू इलस्ट्रेशन 2। इलस्ट्रेशन 2 में इन्फ्लेशन रेट्स डिफरेंट डिफरेंट थे, इसमें एवरी ईयर के इन्फ्लेशन रेट सेम थे, कांस्टेंट 10%। सो दिस वाज मोर सिंपलर, दिस वाज मोर सिंपलर। फाइन। तो ये पार्ट क्लियर हो गया होगा आप सबको। नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहां से हम सोल्यूशन चेक करें इंस्टीट्यूट से। ये मैच नहीं हो रहा है, इनको आंसर आ रहा है 17,369 और हमें आंसर आ रहा है 13,446। 13,446 आंसर मैच नहीं होगा। उसका रीजन है, रीजन ये है इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, दे हैव कैलकुलेटेड बेस एनपीवी, बेस कैश फ्लो, और उस पर 10% ऐड किया है। मीनिंग मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, जो करंट अपना ये दिया है क्वेश्चन में, सी सेल्स है, रेवेन्यू है 30,000, रेवेन्यू 30,000, मैं यहाँ पे रफ में करता हूँ। रेवेन्यू 30,000 और कॉस्ट था 10,000, तो पीबीडीटी 20,000 लेस डेप्रिसिएशन 10,000, पीबीटी 10,000 लेस टैक्स 50%, दैट इज 5,000, तो पीएटी 5,000, एड बैक डेप्रिसिएशन 10,000, तो सीएफएटी। आई होप दिस पार्ट इज ओके। ये रेवेन्यू है, दिस इज कॉस्ट, दिस इज पीबीडीटी, ये है डेप्रिसिएशन, ये है पीबीटी, टैक्स, पीएटी, एड बैक डेप्रिसिएशन, तो सीएफएटी। आईसीआई ने क्या किया कि यहाँ पे 15,000 लिया है एंड देन इस पे 10% एवरी ईयर इन्फ्लेशन ऐड किया है। इस पे 10% का इन्फ्लेशन ऐड किया है, तो उनको आंसर आएगा फर्स्ट ईयर 16,500, ये फर्स्ट ईयर इनफ्लो होगा। देन 16,500 प्लस 10%, सेकेंड ईयर का 18,150 प्लस 10%, दैट इज 19,965 एंड प्लस 10% यहां से करेंगे 21,962। 16,500, 18,000। सीआईसीआई का सोल्यूशन यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये आंसर आ रहा है 16,500, 18,150, 19,965 एंड 21,962। पर इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो मेरे हिसाब से, आई पर्सनली फील, इसमें इशू क्या है कि हम जब फाइनल फिगर पे 10% ऐड करते हैं ना, तो सी हम जब फाइनल फिगर पे ऐड करेंगे ना, तो ईच एंड एवरी फिगर पे 10% ऐड हो जाता है। ईच एंड एवरी फिगर पे हम जब फाइनल फिगर पे 10% ऐड करेंगे तो ईच एंड एवरी फिगर पे 10% ऐड हो गया, तो उसका मतलब डेप्रिसिएशन पे भी ऐड हो गया। पर देन डेप्रिसिएशन पे तो ऐड नहीं होना चाहिए, डेप्रिसिएशन पे तो ऐड नहीं होना चाहिए। रीजन, क्योंकि डेप्रिसिएशन का कॉस्ट तो ऑलरेडी इनकर हो गया है, तो वो थोड़ी कॉस्ट बढ़ने वाला है। डेप्रिसिएशन का कॉस्ट बढ़ने नहीं वाला है, तो उस पर क्यों ऐड करना है? तो इसीलिए मेरे हिसाब से दिस इज द करेक्ट सोल्यूशन। ओके, फाइन। तो आंसर इज 53,000, आई मीन सॉरी 13,446। अगेन एनपीवी इज पॉजिटिव, तो प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। फाइन, नेक्स्ट सम पे आते हैं। तो हमने दो सम कर लिया है, अभी हम आते हैं पीछे टीवाई के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के सम्स देखते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के सम्स, वन सेकेंड, सम्स लेके आता हूं। हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में तीन क्वेश्चंस है जो ये इन्फ्लेशन टाइप के 17, 18, 19। 19 सम इज एग्जैक्टली सेम जो अभी हमने फर्स्ट एंड सेकंड इलस्ट्रेशन किया, इट इज एग्जैक्टली सेम। ये मैं होमवर्क रखता हूँ। केएलएम लिमिटेड, देखिए मैं रीड करता हूँ। रिक्वायर्स 15 लाख, ये मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया। प्रोजेक्ट का लाइफ 3 इयर्स, सैलरी निल, डेप्रिसिएशन 5 लाख। सेम ही आएगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। रेवेन्यूज दिए, कॉस्ट दिए, इनकम टैक्स रेट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14%, आफ्टर टैक्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑलवेज आफ्टर टैक्स चाहिए, और इन्फ्लेशन अगर एडेड है तो और अच्छी बात है, क्योंकि हमें इन्फ्लेशन दोनों में ऐड करना है। द इन्फ्लेशन रेट्स फॉर रेवेन्यू आर इज अंडर। क्वेश्चन में देखो इन्फ्लेशन रेट्स देके रखा है, रेवेन्यू का भी दिया है और कॉस्ट का भी देके रखा है, और यहाँ पे लिखा नहीं है ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है,
ये आफ्टर इन्फ्लेशन है कि नहीं, वी आर अश्यूमिंग कि दिस इज आफ्टर इन्फ्लेशन, दिस इज आफ्टर इन्फ्लेशन, फाइन। और रेस्ट ऑल डेटा पूरा सेम है, ओके, रेस्ट ऑल डेटा पूरा सेम है। तो आई थिंक वी कैन मैनेज विद दिस सम, ये होमवर्क रखता हूं मैं। नेक्स्ट सम पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ जी। अब ये सम मैं दोनों मेथड से करूंगा, एक बार विदाउट इन्फ्लेशन और एक बार विद इन्फ्लेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। जस्ट टू रिपीट, हमें इन्फ्लेशन या तो कैश फ्लोज में भी ऐड करना है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी ऐड करना है, या तो माइनस करना है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एक्सक्लूड करना है और कैश फ्लो में भी एक्सक्लूड करना है। तो पहले मैं ये सम 17 सम करूंगा इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन इन बोथ, और फिर करेंगे एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन। फर्स्ट टाइप इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, हम इन्फ्लेशन इंक्लूड करेंगे। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया है देखें जरा। अ फर्म हैज प्रोजेक्टेड द फॉलोइंग कैश फ्लोज फ्रॉम अ प्रोजेक्ट अंडर इवैल्यूएशन। ईयर जीरो मतलब ये मेरा आउटफ्लो हो गया 70 lakhs का, एंड देन 1 2 3 में इनफ्लो है जाए 30 40 एंड 30। द अबव कैश फ्लोज हैव बीन मेड एट एक्सपेक्टेड प्राइस आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग इन्फ्लेशन, फाइन गुड। तो इसमें ऑलरेडी इन्फ्लेशन एडेड है। The firm's cost of capital is 10% and the expected annual rate of inflation is 5%. ये डेटा दिया गया है क्वेश्चन में। चलो स्टार्ट करते हैं। ईयर 1 2 3, सिंपल सम है, सीधा कैश सीएफटी देके रखा है। ईयर इनफ्लो विच इज आफ्टर इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, पीवी फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यू। ईयर 1 2 3 इनफ्लोज है आई थिंक 30 lakhs, 40 lakhs, 30 lakhs, एक बार जस्ट कंफर्म कर लेते हैं, 30 40 30, यस। और हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज 10%, बट देन द एक्सपेक्टेड एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 5%। एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 5%, फाइन। तो जब डिस्काउंटिंग करना है, तो सिंस इसमें ऑलरेडी इन्फ्लेशन इंक्लूड है, तो जो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%, उसमें भी मुझे इन्फ्लेशन को ऐड करना होगा, इसमें भी इन्फ्लेशन को ऐड करना है। बट देन बी केयरफुल, हम जब इन्फ्लेशन ऐड करेंगे तो स्ट्रेट अवे वी कैन नॉट ऐड 10 + 5, स्ट्रेट अवे वी कैन नॉट ऐड 10 + 5%, 15% डायरेक्टली नहीं होगा। मैं एक सिंपल मेथड बताता हूं, एक सिंपल मेथड बताता हूं। देखिए इसका वर्किंग नोट मैं प्रेजेंट करता हूं यहाँ पे। कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से। डायरेक्टली वी कैन नॉट से 10% + 5% तो 15% हो गया, दिस वे यू कैन नॉट डू इट। तो कैसे करना चाहिए, अगेन मैं दो मेथड बताता हूं, एक सिंपल लॉजिकल मेथड और एक थोड़ा सा फॉर्मूला वाइज प्रेजेंटेशन। सी एकदम सिंपल है। सपोज मैंने अगर 100 रुपीज इन्वेस्ट किया है कहीं पे, सपोज मैंने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया है, तो उस 100 रुपीज पे मुझे 10% मिलना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे 10% मिलना चाहिए। जो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न है, तो वो हो जाएगा 110। और उस 110 पे मुझे फर्दर 5% इन्फ्लेशन का भी कवर करना है, मुझे वो भी चाहिए। तो 110 + 5%, तो दिस गिव्स यू 115.5। ओके, 100 पे +10% किया तो 110 है बेसिक रिटर्न, और 5% मुझे इन्फ्लेशन भी कवर करना है, तो इन्फ्लेशन भी काउंट करना है। बट देन इन्फ्लेशन शुड बी ऑन द टोटल अमाउंट, ऑन टोटल 110। हम खाली 100 पे नहीं निकाल सकते प्रिंसिपल अमाउंट पे, या खाली 10 पे नहीं निकाल सकते इंटरेस्ट अमाउंट पे। इन्फ्लेशन तो इन्फ्लेशन है, वो दोनों पे लगेगा, प्रिंसिपल पे भी लगेगा, इंटरेस्ट पे भी लगेगा। इसलिए 110 + 5% दैट इज 115.5, 115.5। और इसमें से मैं अगर प्रिंसिपल माइनस कर दूं तो रेट हो गया 15.5। दैट मीन्स ऑन 100 अल्टीमेटली आई वॉन्ट अर्निंग्स ऑफ 15.5, तो मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा 15.5%। आई होप दिस इज ओके। ओके, मैं रिपीट करता हूं एक बार। 100 पे 10% ऐड किया, बिकम्स 110, और फिर 110 पे मैंने 5% इन्फ्लेशन ऐड किया, मुझे वो भी कवर करना है। तो टोटल मुझे रिटर्न चाहिए 115.5 माइनस 100, तो मेरा रिटर्न हो गया 15.5, फाइन। ओके, ये तो मैंने एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया, और यही चीज को अगर करेक्ट मैथमेटिक्स में लिखा जाएगा तो इट इज 100 इंटू 1.10 इंटू 1.05, ये टोटल हो गया। उसमें से मैं 100 माइनस कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 15.5। ओके, और हमें एग्जाम में अगर और प्रॉपर करना है तो वी कैन ऑल्सो प्रेजेंट इट इन दिस मैनर। ये दूसरा मेथड था, अब तीसरा मेथड बताता हूं। ये थोड़ा फॉर्मूला वाइज सेम चीज ही है। वन प्लस रियल कैश फ्लोज, 1 + रियल कैश फ्लोज
into 1 plus inflation rate into 1 plus inflation rate is equal to 1 plus nominal rate is equal to 1 plus nominal rate. इसको भी रेट लिख देता हूं, 1 प्लस रियल रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल टू 1 प्लस नॉमिनल रेट. तो रियल रेट इसमें हमारा 10% है और इन्फ्लेशन रेट हमारा है 5% इज इक्वल टू 1 प्लस नॉमिनल रेट. तो 1.1 इंटू 1.05 ये हो गया 1.155 इज इक्वल टू 1 प्लस नॉमिनल रेट. तो नॉमिनल रेट क्या हो गया, -1 करेंगे तो 0.155, दैट इज 15.5%. तुम इस तरीके से भी सोच सकते हो. अल्टीमेटली कोई भी तरीका करो, योर आंसर इज 15.5%. ओके. सी, विदाउट इन्फ्लेशन जो इनफ्लोज होते हैं उसको हम रियल इनफ्लोज बोलते हैं, रियल. और उस पर इन्फ्लेशन ऐड कर देंगे तो इट बिकम्स नॉमिनल. ओके, आई रिपीट, विदाउट इन्फ्लेशन जो नंबर्स होते हैं वो रियल होते हैं, रियल इनफ्लोज, और इन्फ्लेशन उस पर ऐड करेंगे तो वो बन जाता है नॉमिनल इनफ्लो. तो मेरा डिस्काउंटिंग रेट 15.5% है. इनफ्लोज में तो ऑलरेडी मेरा इन्फ्लेशन इंक्लूडेड था, अब हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी ऐड कर दिया. ये सब में ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, हाउ टू गेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ओके, तो फाइन. तो अल्टीमेटली ये सेम ही है, देखिए अलग नहीं है. यहाँ पे जो मैंने किया ना, 100 रुपीज इंटू 1.1 इंटू 1.05, यहाँ पे भी वही हो रहा है. यहाँ पे इट इज लाइक मैंने 1 रुपी पे मल्टीप्लाई किया. इमेजिन इट इज प्रिंसिपल मेरा 1 रुपी है, तो 1 रुपी और उस पर फिर इंटू 1.1 और इंटू 1.05, इट्स सेम थिंग. और फिर -1 जो हमने यहाँ पे किया है 100 रुपीज पे, वही सेम मेथड है. फाइन. हम इस पे आते हैं, बैक टू द सम. 1 डिवाइड बाई 1.155 फर्स्ट ईयर 0.866 इक्वल टू सेकेंड ईयर 0.750, थर्ड ईयर 0.649. मल्टीप्लाई करते हैं, 30 इंटू 0.866 25.98, 40 इंटू 0.75 30, and 30 into 0.649, that is 19.47. तो टोटल इनफ्लो हो गया है 75.45. दिस इज पीवीसीआई. और इसमें से हम हमारा कैश आउटफ्लो माइनस कर देंगे जो कि है 70 lakhs. 70 lakhs. तो नेट इनफ्लो हमारा है, एनपीवी इज 5.45. दिस इज माई एनपीवी. आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट. एनपीवी 5.45. दिस इज मेथड 1 जहां पे मैंने इन्फ्लेशन इंक्लूड करके किया. अब हम सेम सम मेथड 2 से करेंगे जहां पे हम इन्फ्लेशन को एक्सक्लूड करेंगे. एक्सक्लूड इन्फ्लेशन, हम इन्फ्लेशन को एक्सक्लूड करेंगे. दोनों मेथड से सेम ही आंसर आएगा. इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. थोड़ा सा पॉइंट का डिफरेंस आ सकता है बिकॉज ऑफ डिस्काउंटिंग. योर इनफ्लोस, पीवी फैक्टर और पीवी, ईयर 1 2 3. अब मेरा ईयर 1 का इनफ्लो क्या था, 30. ईयर 1 का इनफ्लो है 30. पर ये जो 30 है इसमें इन्फ्लेशन ऑलरेडी एडेड है. इसमें इन्फ्लेशन ऑलरेडी एडेड, देखो क्वेश्चन में लिखा है द अबव कैश फ्लोज हैव बीन मेड एट एक्सपेक्टेड प्राइस आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग इन्फ्लेशन. मतलब उसमें 5% जो इन्फ्लेशन है वो ऑलरेडी एडेड है. तो मुझे क्या करना है, मुझे 5% लेस करना है. पर तुम डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते. वी कैन नॉट डू इट दिस वे. 30 माइनस 5%, रॉन्ग आंसर आएगा. तो व्हाट आई एम सेइंग इज, करेक्ट मेथड क्या है, देखो करेक्ट मेथड समझते हैं. सपोज मेरा ओरिजिनल रियल कैश फ्लो मतलब विदाउट कंसिडरिंग इन्फ्लेशन, सपोज वो मेरा एक्स है. तो इस पे 5% इन्फ्लेशन ऐड हुआ होगा, और 5% ऐड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इंटू 1.05. तो ये आया है 30. तो व्हाट इज एक्स, 30 डिवाइड बाई 1.05. 30 डिवाइड बाई 1.05. ओके. तो मेरा इनफ्लो होगा 30 डिवाइड बाई, इसको इरेज कर देता हूं सर. हाँ, 30 डिवाइड बाई 1.05. तो ये हो जाएगा 28.57. ओके. ये मेरा ईयर 1 का इनफ्लो है. एंड सेम वे लॉजिकली देखा जाएगा तो ईयर 2 का इनफ्लो क्या होगा. देखो, अगर मेरा ओरिजिनल इनफ्लो एक्स है विदाउट इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, अब हम उस पर इन्फ्लेशन ऐड करेंगे 5% पर 2 बार, सेकेंड ईयर है ना, इंटू 1.05 और इंटू 1.05. तो मुझे 40 आएगा.
तो मुझे रिवर्स जाना है, तो 40 डिवाइड बाई 1.05 दो बार, 40 डिवाइड बाई 1.05 दो बार। सेकेंड ईयर 40 डिवाइड बाई 1.05 दो बार, तो ये आ जाएगा 36.28। एंड सेम वे थर्ड ईयर का इनफ्लो है 30, तो सेम एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं। अगर मेरा ओरिजिनल इनफ्लो x है तो मुझे 3 बार इन्फ्लेशन ऐड किया होगा ना, 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05, तो मुझे 30 आएगा। तो रिवर्स जाएंगे तो 30 डिवाइड बाई 1.05 3 बार, 30 डिवाइड बाई 1.05 3 बार, तो ये आता है 30 डिवाइड बाई 1.05 इक्वल टू 3 बार करना है। 30 डिवाइड बाई 1.05 इक्वल टू करो तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट डिवाइड करके देगा। तो दिस इज 25.92। अब पीवी फैक्टर, अब पीवी फैक्टर क्या लेंगे? पीवी फैक्टर आएगा, बी केयरफुल 10% इन्फ्लेशन नहीं लेना है, ये हम एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन कर रहे हैं। देखिए इनफ्लोज में इन्फ्लेशन था तो मैंने एक्सक्लूड कर दिया, तो पीवी फैक्टर में भी इन्फ्लेशन नहीं होगा, तो 10% इज एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन, तो स्ट्रेट हम 10% लेंगे। 1 डिवाइड बाई 1.1 दैट इज 0.909, सेकेंड ईयर 0.826 एंड थर्ड ईयर 0.751, मल्टीप्लाई करेंगे 28.57। ये मेरा रियल कैश इनफ्लो है, इधर मैं इसको लिख देता हूँ रियल इनफ्लोज। रियल मतलब एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन, एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन निकाल के जो मेरा रियल इनफ्लोज है 28.57 into 0.909 that is 25.97। सेम वे 36.28 into 0.826 आया 29.97 and 25.92 into 0.751 19.47, तीनों को ऐड करेंगे 25.97 प्लस 29.97 प्लस 19.47, तो ये आया 75.41। और हमारा आउटफ्लो कितना था इसमें? 70 लैक्स। आउटफ्लो 70 लैक्स था, वो लेस कर देंगे। आउटफ्लो 70 लैक्स था, वो लेस कर देंगे। ये हो गया मेरा पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ दैट इज 70। तो व्हाट इज एनपीवी? 5.41, ये है मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू। और ऑब्वियसली ये इससे मैच भी होगा दोनों मेथड से। यहाँ पे इट इज 5.45, हल्का सा डिफरेंस है, ऑब्वियसली वो राउंडिंग ऑफ और उसके वजह से है, डेसिमल्स के वजह से 5.45, और यहाँ पे इट इज 5.41। ओके, इट इज सेम ओनली, इट इज सेम ओनली। फाइन, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। नेक्स्ट हम पे आते हैं। तो दिस वे इन्फ्लेशन हम दोनों से इंक्लूड कर सकते हैं, विदाउट विदाउट इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन भी कर सकते हैं और आफ्टर इंक्लूडिंग भी। पर एक चीज ध्यान रखना है, अगर इन्फ्लेशन इंक्लूड करेंगे तो कैश फ्लो में भी इंक्लूड करना है, और डिस्काउंटिंग फैक्टर इसमें भी इंक्लूड करना है और इसमें भी इंक्लूड करना है। और अगर एक्सक्लूड करना है तो हमें दोनों साइड से एक्सक्लूड करना होगा, हमें दोनों साइड से एक्सक्लूड करना होगा। हमें यहां से भी इनफ्लो से भी एक्सक्लूड करना है और डिस्काउंटिंग फैक्टर से भी एक्सक्लूड करना है, तो ये ध्यान रखना है बस खाली। फाइन, ओके, यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये 1 सेकंड मैं इसको मार्क कर देता हूँ खाली। एक ये इंपॉर्टेंट था कि हाउ टू गेट रियल रियल इन्फ्लेशन, रियल रेट से हम नॉमिनल रेट से कैसे, नॉमिनल रेट पे कैसे आ सकते हैं, या इसको उल्टा भी यूज कर सकते हैं कि नॉमिनल रेट से हम रियल रेट पे कैसे आ सकते हैं। ईदर वेज यूल गेट द, मतलब यूल गेट द डिजायर्ड आंसर। फाइन, ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। ये मैंने फॉर्मुला वाइज बताया और मैंने लॉजिकली भी देखी यहाँ पे समझाया, लॉजिकली भी ऐसा है। तो जो मेथड जिसको कंफर्टेबल लगे। फाइन, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18। ये मैं अगेन होमवर्क रखता हूँ, इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 17। ये होमवर्क रखता हूं, एक बार रीड कर लेते हैं। शशि कंपनी हैज प्रोजेक्टेड द फॉलोइंग कैश फ्लोज फ्रॉम अ प्रोजेक्ट अंडर इवैल्यूएशन। इनफ्लोज दिए गए, आउटफ्लोज दिए, इनफैक्ट सेम नंबर्स है, देखो 30 40 30, इनफ्लोज भी सेम है, ये 72 कर दिया 70 के जगह पे, दिस इज द ओनली चेंज। और क्या दिया है? द अबव कैश फ्लोज हैव बीन मेड एट एक्सपेक्टेड प्राइस आफ्टर रिकग्नाइजिंग इन्फ्लेशन, मतलब ये जो कैश फ्लोज है इसमें ऑलरेडी इन्फ्लेशन इंक्लूड है। ऑब्वियसली देखो इन्फ्लेशन इसमें इंक्लूड नहीं होता है क्योंकि ये तो 0 ईयर का ही है, डे 1 का ही है, उसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं होता है। The firm's cost of capital is 10%. The expected annual rate of inflation is 5%. All numbers are same. Show how the viability of the project is to be evaluated and PV factor at 10% देके रखा है. Fine. I think ये sum you all can manage.
तो विद दिस हमारा फर्स्ट टाइप जो है सम्स के वो कवर हो गए, फर्स्ट टाइप पूरा कवर हो गया। ओके, इन टोटल देयर आर 5 सम्स कवरिंग दिस टाइप। तो ये टाइप मैं आज यहाँ पे स्टॉप करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकंड टाइप लेके आऊंगा। सेकंड टाइप इसके जो नेक्स्ट टाइप है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, प्लीज प्रैक्टिस, डू द होमवर्क। चलो बाय एवरीवन, बाय।